चलिए, आज हम लोग जो है पवन के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आप लोगों को कल वायु पृथ्वी पर ताप कटिबंध बताया था, ताप कटिबंध कैसे होते हैं और उनकी मैंने चर्चा आप लोगों से की थी। और आज हम पवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ पहले याद रखना, पवन होता क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं कि पवन होती क्या है और वायु किसे कहते हैं, हवा किसे कहते हैं। तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी और बहुत आसान भी है ये, ठीक है। याद रखना, जब वायु जो होती है, वायु वायु की इंग्लिश होती है एयर और पवन की इंग्लिश होती है विंड, ठीक है। लेकिन हम लोग स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत आराम से समझना, जो पवन जो वायु होती है वो स्थिर होती है, वायु स्थिर होती है। और जैसे ही उसमें मूवमेंट होता है, कहीं पे लो प्रेशर बनता है, हवा चलने लगती है, तो जैसे ही मूवमेंट शुरू हो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पवन बोलते हैं। बहुत सिंपल है कि वायु स्थिर होती है, ठीक है। वायु स्थिर होती है, जैसे इसमें मूवमेंट होता है उसको हम पवन बोलते हैं। और पवन को ही स्थानीय भाषा में हम हवा बोलते हैं। जैसे अभी पंखे से हवा आपको ना चल रही हो तो आप क्या कहेंगे, हवा नहीं लग रही है, ये नहीं कहेंगे ना कि पवन नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो पवन जो है क्या कहते हैं, चलायमान होती है, गतिशील होती है। और हवा वायु क्या होती है, स्थिर होती है, ठीक है ना। और पवन को ही हवा कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है कि पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की भिन्नता के कारण ही वायु में गति उत्पन्न होती है। जब वायुदाब में भिन्नता होती है तभी जो है हवाएं क्या होती हैं, वायु जो है गतिशील हो जाती है। इस गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। आ गया ना। तो जो पवन होती है वो क्या होती है, गतिशील होती है, वो चलती है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं, ठीक है। अर्थात पवन प्रकृति का वह प्रयत्न है जिसके द्वारा वायुदाब की असमानता दूर होती है। जब कभी भी वायुदाब होगा तभी ही वो हवा चलेगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बार समझा देता हूँ आप लोगों को कि हवा चलती कैसे है। देखो, ये दो प्लेस है, दोनों प्लेस पर वायु स्थिर है, दोनों प्लेस पर वायु है जो स्थिर है, कोई मोमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ी तो हवा, यहाँ की वायु क्या होगी, गर्म हो जाएगी और हवा ऊपर उठेगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, ऊपर उठी हवा। और क्या होगा, इस क्षेत्र में ठंडी हवा है तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ भागेगी, लो प्रेशर की ओर। तो जो ये चलने लगती है हवा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सारा खेल किसका है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि पवन अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्रों की ओर बहती हैं। वायुदाब की भिन्नता के आधार पर पवनों की गति निर्भर करती है। अगर वायुदाब की भिन्नता, अगर वायुदाब कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है तभी हवा चलेगी, नहीं तो हवा नहीं चलेगी। अगर दो जगह पे लो प्रेशर हो तब भी हवा नहीं चलेगी, और दो जगह पे हाई प्रेशर हो तब भी हवा नहीं चलेगी, ठीक है। वायुदाब में भिन्नता जितनी अधिक होती है, पवनें उतनी ही तीव्र गति से चलती हैं। अगर कहीं लो प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हवा बहुत तेज चलती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंधी बोलते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा कि पवन किसे कहते हैं और वायु किसे कहते हैं। तो वायु स्थिर होती है बेटा और पवन गतिशील होती है, ठीक है ना। तो उसी को हम वायु और पवन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पवन कितने प्रकार की है, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, पवन के कितने प्रकार हैं, और फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। देखो, पहली है प्रचलित या अस्थाई पवनें। पहली कौन सी पवनें हैं, प्रचलित या अस्थाई पवनें हैं। ये पवनें बेटा याद रखना, ये हमेशा चलती रहती हैं, पूरे वर्ष चलती हैं। और ये इनके तीन पार्ट हैं। कौन कौन से, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, ठीक है। इनके तीन पार्ट हैं, ध्रुवीय व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ये पूरे वर्ष एक सीध में चलती हैं, एक ही रास्ते पर चलती हैं, अस्थाई चलती हैं। इनमें कोई कभी भी ये अपना मार्ग नहीं बदलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इन पवनों को क्या बोलते हैं, अस्थाई पवनें बोलते हैं। इनको हम तीन प्रकार की बटी हुई हैं। व्यापारिक पवनें, इनको हम सरमार्गी पवनें भी कहते हैं, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, ठीक है। दूसरी पवनें होती हैं मौसमी पवनें, जो खास मौसम में चलती हैं या खास स्थान पे चलती हैं। जैसे मानसूनी पवनें, हमारे यहाँ मानसून आता है, तो मानसून जब हमारे यहाँ आता है तो क्या होता है, देखा होगा कि रुक रुक के आता है मानसून। आज आया, फिर कल नहीं आया, फिर इसके बाद क्या होता है, कभी कभी कहते हैं मानसून आज आने वाला है, ये इस तारीख को मानसून आने वाला है। देखा होगा इस समय मानसून आने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो लोग क्या कहेंगे कि मानसूनी पवनें जो होती हैं वो क्या होती हैं, मौसमी पवनें होती हैं, वो खास मौसम में चलती हैं और फिर तुरंत वो खत्म हो जाती हैं। स्थलीय समीर, जो पवनें, समीर मतलब होता है हवा या पवन। जब कोई पवन स्थल से सागर की ओर चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थलीय पवन बोलते हैं। सागरीय पवन, जो पवन सागर से स्थल की ओर चलती हैं उसे क्या बोलते हैं, सागरीय पवन। पर्वतीय पवन और घाटी पवन, समीर, जो पर्वत से घाटी, जैसे ये पर्वत है
और ये घाटी है। तो पर्वत से अगर हवा घाटी में उतर रही है तो उसे हम पर्वतीय समीर कहते हैं, और अगर घाटी समीर है तो घाटी से हवा जब ऊपर उठती है तो उसे क्या कहते हैं, घाटी समीर कहते हैं। और एक पवन होती है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें जैसे लू और चिनूक, ये खास मौसम में चलती है। जैसे हमारे यहाँ अभी लू चलने वाला, लू चल रहा है, इस समय गर्मी है, लू चल रहा है, तो लू क्या है, स्थानीय। लेकिन ठंडी के दिन में नहीं चलता है लू, कब चलता है, केवल गर्मी में चलता है। इसका मतलब है कि वो स्थानीय लेवल पे है। और कहाँ चलता है, केवल उत्तर भारत में। कभी नहीं सुना होगा कि दक्षिण भारत में लू चलता है, ठीक है ना। तो लू कहाँ चलता है, केवल उत्तर भारत में चलता है। तो पवनें जो हैं इतने प्रकार की होती हैं हमारी पृथ्वी पर, वो चलती हैं, ठीक है। तो पवनों का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक पवनों के बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। लेकिन इसमें हम आज आपको मानसूनी पवनें नहीं बताएंगे, मानसूनी पवनें हम कल वाली क्लास में बताएंगे। और पूरा जितनी जैसे मानसून हमारे यहाँ कैसे आता है और मानसून से वर्षा कैसे होती है हमारे यहाँ, मानसून क्या है, ठीक है, इसके बारे में कल हम डिटेल से चर्चा मैं आप लोगों को करूँगा। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, जिसे हम लोग बार बार कहते हैं ना वेस्टर्न डिस्टर्ब, तो क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी चर्चा भी हम कल ही आपकी क्लास में, कल आपकी क्लास में हम करेंगे, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो कल हम लोग इस मानसून पढ़ेंगे, लेकिन आज पहले हम लोग अस्थायी पवनें पढ़ेंगे और इसके बाद में मौसमी पवनें पढ़ेंगे और स्थानीय पवनें पढ़ेंगे। तो इसके बाद भी हम आपको अगली क्लास में फिर मानसून बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। वहाँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है और भारतीय मानसून है तो समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें उसको ध्यान से जानना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं पृथ्वी पर ताप कटिबंध की बात कर लेते हैं एक बार, फिर पुनः हम लोग बात करेंगे जो हम लोग कल बात किए थे। मैंने बताया था कि ताप कटिबंध कितने होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बताया 7 कटिबंध होते हैं। यहाँ विषुवत रेखा पे 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ की ओर यहाँ तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। जबकि 23.5 से लेकर के 35 और 23.5 से लेकर के 35 यहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। तो हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अभी मैंने बताया हाई प्रेशर से कैसे चलती है, लो प्रेशर की ओर। तो ये हवा का कटिबंध होता है। तो हवा हमेशा याद रखना, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। यहाँ पे हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। अभी केवल इतना जाने रखो बस, ठीक है। तो अगर वायुदाब नहीं होगा तो हवा नहीं चलेगी। इसीलिए ध्यान में रखना कि हमेशा भी कहीं भी अगर लो प्रेशर होगा तो लो प्रेशर की ओर ही हवा चलती है। कहाँ से, हाई प्रेशर की ओर से। तो हमारी पृथ्वी पर जो पवनें पूरे पृथ्वी पर चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थाई पवनें बोलते हैं। ये पूरे वर्ष चलती हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं सबसे पहले अस्थाई पवनों की बात कर लेते हैं कि अस्थाई पवनें कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो अस्थाई पवनें जो है हमारी जो पृथ्वी पे चलती हैं, और अस्थाई हैं क्यों है, क्योंकि ये पूरे वर्ष चलती रहती हैं। तो अस्थाई पवनें हैं तो इसीलिए 3 प्रकार की मानी जाती हैं। पहली है सन्मार्गी पवनें या व्यापारिक पवनें। इन्हें हम सन्मार्गी पवनें कहते हैं या व्यापारिक पवनें कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं। ये जर्मनी भाषा का शब्द है, तो इसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। ये एक ट्रैक में चलती हैं, हमेशा ये अपना स्थान नहीं बदलती, एक ही ट्रैक में हमेशा चलती रहती हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अस्थाई या व्यापारिक पवनें बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है पछुआ पवनें। पहले ये व्यापारिक पवनें जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन और एक होता है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवन और उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन जो होती हैं ये दोनों क्या है, एक उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, एक दक्षिण गोलार्ध में चलती हैं। अभी मैं एक एक करके जब बताऊंगा तो समझ में बिल्कुल आएगा। उसी तरह से पछुआ पवनें जो होती हैं इनको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं। ये दक्षिण पश्चिम या पछुआ पवनें होती हैं और उत्तर पूर्वी पवनें होती हैं। ये भी 2 प्रकार की बटी होती हैं। तीसरी है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है जो ध्रुव से चलती हैं, एक होती है दक्षिण पूर्वी और एक होती है उत्तर पूर्वी पवनें, ठीक है, जो ध्रुवीय पवनें के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पृथ्वी पर जो पवनें चलती हैं वो 3 पवनें हैं। इनको आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पवनें हैं। और ये अस्थाई क्यों कहलाती हैं, मैंने बार बार इसको मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो अस्थाई पवनें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा अपना मार्ग नहीं बदलती हैं, ये अपने एक निश्चित मार्ग में चलती हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, जो है अस्थाई पवनें। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, ठीक है। अब आते हैं प्रचलित पवनें होती क्या हैं। प्रचलित पवनें मतलब ये क्या हो गया, अस्थाई पवनें हो गया। तो उन्हीं को हम बोलते हैं कि ये कैसे चलती हैं, इनके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आपको कहीं असुविधा ना हो। लेकिन याद रखना प्रचलित पवनें जो होती हैं ये पूरे वर्ष चलती हैं, एक ही जगह पे चलती हैं।
ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं। अब एक एक करके मैं सबकी चर्चा करूँगा, सबकी विशेषताओं को बताऊँगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखना है आप लोगों को कि हवा जो चलती है, पवन जो चलती है, ये हमेशा जिस जिस तरफ से चलती है वही उसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। जिस तरफ से हवा चलती है वही इसका नाम रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये है ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो हम अगर हवा ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है तो इसको हम पूर्वा हवा बोलते हैं, पूर्वाई। अगर हवा वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पछुआ हवा बोलते हैं। पच्छू की ओर चलती, पच्छू से चलती है। तो हवा का जो नाम रखा जाता है वो सोर्स पे रखा जाता है जहाँ से वो चलती हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, हवा का नाम वही रखा जाता है जहाँ उसका सोर्स होता है, वह जहाँ से वो चलती हैं वही उसका नाम रखा जाता है हवाओं का। ये बात याद रखना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि करके कि प्रचलित पवनें होती क्या है, ठीक है। प्रचलित पवनें क्या होती हैं पहले हम इसकी चर्चा करेंगे और फिर हम एक एक करके आपको आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। गौर करना, जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चलती हैं, मतलब क्या है कि हवाएं वर्ष भर एक ही दिशा में जब चलती हैं तो उन्हें हम प्रचलित पवन कहते हैं। लेकिन प्रचलित पवनों के कई नाम हैं। यूपीएससी कई नामों से आपसे पूछा जा सकता है, पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी क्या होती है ना, यूपीएससी जब पेपर बनाते हैं ये लोग क्या करते हैं ना, जो किसी चीज़ के अगर कई नाम होते हैं तो ये कन्फ्यूज कर देते हैं पेपर बनाते समय। और क्वेश्चन बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे ही पेपर दिखता लगता है कि तो क्वेश्चन बहुत कठिन है, ये पता नहीं हमें आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि ये जो है इनके कई नाम हैं। जैसे एक तो है प्रचलित पवनें, क्योंकि एक ही दिशा में वर्ष भर चलती हैं। इनको हम अस्थाई पवन भी कहते हैं, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। अस्थाई पवन ये मतलब ये हो गया कि पूरे वर्ष एक ही रास्ते पे चलती है, इसलिए इनको हम अस्थाई पवनें कहते हैं। इनको हम निश्चित पवनें भी बोलते हैं, क्योंकि एक निश्चित मार्ग में चलती हैं, इसीलिए हम इनको निश्चित पवन का नाम भी देते हैं। इसके अलावा ये ग्राह्य पवन है। ग्राह्य मतलब क्या है, पूरे पृथ्वी पर एक पूरे ग्रह पे चलती हैं, इसीलिए हमको क्या कहते हैं, ग्राह्य पवन। तो प्रचलित पवनों के कई नाम हैं, तो आप लोगों को सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। तो जैसे प्रचलित पवनें, फिर अस्थाई पवनें, फिर निश्चित पवनें या ग्राह्य पवनें, ठीक है। सबका नाम एक ही है। ये सब पवनें क्या है, अस्थाई पवनें हैं जो हमेशा वर्ष भर चलती हैं। इन पवनों के प्रवाह के लिए ग्रह संबंधी पवनों का नियम लागू होता है, अर्थात साधारणीकरण के लिए ग्लोब पर उच्च तथा निम्न वायुदाब की पेटियों में स्थिति को लगभग अस्थायी मान लिया जाता है। और हवाएं 3 प्रकार की होती हैं। ये जो आपको नीचे भी मैंने आपको दिखाया था, ये पूरा ये देखो, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर पूरे पृथ्वी पर है कि नहीं है, ठीक है ना। पूरे पृथ्वी पर हाई प्रेशर लो प्रेशर बना हुआ है, इसीलिए इनको हम ग्राह्य पवन भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि देखो, ये है 3 प्रकार की पवन है, अभी मैंने बताया था, सन्मार्गी पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, ठीक है। तीनों पवनों की हम बारे में चर्चा करेंगे, आपसे बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, एक एक करके एक एक के बारे में, कैसे वो चलती हैं, उनकी दिशा क्या होती है, ठीक है। और पवनें क्यों चलती हैं, तो पवनें जो है मैंने बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। और सारा खेल किसका होता है, तो तापमान का सारा खेल होता है। अगर कहीं तापमान ज़्यादा है तब तो हवा जो है ठीक चलेगी, अगर नहीं वायुदाब नहीं है तो हवा नहीं चलेगी। तो तापमान का ही सारा खेल होता है। अगर तापमान कहीं ज़्यादा होता है तो हवाएं चलती हैं, नहीं तो नहीं चलती हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक मैप बना हुआ है, इसको हो सकता है आपको कम समझ में आए, आगे मैं बताऊंगा तो और समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, तो ये जैसे वायु भार है, उच्च वायु भार है, यहाँ निम्न वायु भार है, फिर उच्च है, फिर निम्न है, फिर उच्च है, फिर निम्न है, फिर उच्च है। तो देखो, हमेशा उच्च वायु दाब से हवाएं निम्न वायु दाब की ओर चल रही हैं। देखो, चल रही है कि नहीं चल रही हैं, ठीक है ना, चल रही हैं। तो इन्हीं ऐसे ही पवनें चलती हैं, पूरे पृथ्वी पर ये पवन चलती रहती हैं। और जो ये बनाया गया है, ये वाला जो बना है, ये हवाओं को उठाया गया है, क्योंकि हम हवाओं को ऊपर नहीं उठा सकते, ऐसे बना सकते, तो यहाँ से बनाया गया है कि हवाएं ऊपर उठती हैं, यहाँ गिरती हैं, फिर आती हैं, गिरती हैं, गिरती हैं, आती हैं, ये पूरे वर्ष से चलती रहती हैं, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन हवा देखो तिरछी है, ये तिरछी हवाएं क्यों हैं, इसी के बारे में हमें आपको अच्छे से डिटेल से बताना है कि हवाएं तिरछी होती हैं, चलती हैं क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर बेटा घूमती हैं, तो हवा इसीलिए क्या हो जाती है, थोड़ा तिरछी हो जाती है। कैसे होती है, मैं अब एक एक करके आपसे चर्चा में करूंगा, ठीक है। अब गौर करना, यहाँ सबसे पहले पवन है व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन, ठीक है। व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन की बात पहले करेंगे। हम आपको पहले दिखा देते हैं और समझा देते हैं मैप में, फिर हम आपको फिर आपको हम जब आप पढ़ाएंगे, लिखे बोलेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा। पहले चीज़ यहाँ समझ लेना
कि दिशाएं 8 प्रकार की होती है, सबको मालूम होगा। व्यापारिक पवन जो होती है वो 30 से 35, 30 से यहाँ पे 23.5 से लेकर 35, और यहाँ 23.5 से 35 के बीच में हाई प्रेशर, और यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ बीच में लो प्रेशर होता है, विषुवत तापमान ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी क्षेत्र में यह पवनें चलती हैं, इनको हम व्यापारिक पवन कहते हैं। लेकिन दिशा कितनी होती है बेटा, पहले ये ध्यान देना। तो दिशा 8 होती है, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ये तो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, लेकिन 4 उप दिशाएं होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो टोटल की दिशाएं कितनी हो गई, 8 दिशाएं हो गई। और मैंने अभी बताया था कि जो पवन चलती है जिधर से चलेगी वही उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ गौर करना, व्यापारिक पवनें जो आपको ये मैप बनाया गया है, व्यापारिक पवनों का मैप आपके सामने बना हुआ है। हवा कैसे चलना चाहिए, अभी देखो ये दो, इसलिए मैंने 2 लकीर बनाई है यहाँ पे। हवा चलना चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा ऐसे चलनी चाहिए ना, क्योंकि नियम तो यही है। लेकिन हवा देखो मुड़ गई है, ऐसे ऐसे मुड़ गई है इधर, और ये हवा ऐसे मुड़ गई है। इसका मतलब ये मुड़ी क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, ये क्यों मुड़ गई है हवाएं, ठीक है। क्योंकि नियम तो क्या कहता है कि हाई प्रेशर से हवा कैसे चलती है, लो प्रेशर की ओर चलती है, लेकिन यहाँ हवाएं मुड़ रही हैं, इसका मतलब है कुछ इसमें अलग कंडीशन लागू हो रहा है। तो लागू क्या होता है, ध्यान देना सब लोग। जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ध्यान देना बेटा सब लोग, जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है ऐसे, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो पृथ्वी हमारी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है बेटा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ध्यान देना, पश्चिम से जब पूर्व पृथ्वी घूमती है, ऐसे जाती है, तो हवा कहाँ भागेगी, पीछे भागेगी ना। अगर पृथ्वी इधर मूव कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो हल्की चीज हमारे धरातल पे क्या है, हमारी पृथ्वी पर पानी और हवा। तो हवा कहाँ भागेगी, पीछे की ओर भागेगी कि नहीं भागेगी, ठीक है। तो ये इसीलिए ये हवाएं क्या होती हैं, देखो तिरछी हो गई हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। जैसे अगर आप कभी ऑटो में सफर करते हैं, ऑटो में जब आप बैठ के घूमते हैं, तो देखा होगा कि हवा जब चलती है, ऑटो में बैठते हैं, हवा लगती है, तो बाल पीछे की ओर उड़ता है। क्यों, क्योंकि आपके शरीर में बाल ही सबसे हल्का होता है, तो पीछे की ओर बाल उड़ता है। वही सेम कंडीशन हवाओं के साथ है। तब पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो हवाएं कहाँ भागेंगी, उसके ठीक विपरीत भागती हैं। तो यहाँ गौर करना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो, ये हवा चलना चाहिए था ऐसे, लेकिन घूम रही है ऐसे, देखो ये। तो हवा, ये है हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर। अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं हाई प्रेशर पे, तो हमारा राइट ये है और लेफ्ट ये है। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं क्या होती हैं, बाएं घूम जाती हैं, ऐसे बाईं तरफ घूम जाती हैं, ठीक है। और यहाँ अगर हाई प्रेशर है, तो हवाएं ऐसे घूम जाती हैं, अपनी दाईं ओर घूम जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन अपने दाईं ओर घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन अपने बाईं ओर घूमती है, ठीक है। देखो फिर से मैं समझा देता हूँ कैसे। अपन जो अपनी दिशा है वही दिशा को समझना है, जो हमारी दिशा है उसी, हमारी जो दिशा है वही पवनों की दिशा होगी। अगर हम हाई प्रेशर की ओर खड़े हो जाएं, बेटा ध्यान समझना, हाई प्रेशर पे अगर हम खड़े रहें लो प्रेशर की ओर मुंह करके, तो हमारा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो हवाएं देखो ऐसे घूम रही है ना, ऐसे ऐसे घूम रही, नहीं घूम रही हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जा रही है, इधर की ओर जा रही है। तो हवा कहाँ भागेगी, ऐसे अपोजिट भागेगी, ठीक है। तो इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, दक्षिण पूरब हो जाएगी। देखो दक्षिण पूरब से जा रही है, नहीं जा रही है, ये देखो, ये दक्षिण पूरब है, दक्षिण पूरब से जा रही है ऐसे। तो इसीलिए इस व्यापारिक पवन का नाम क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, ठीक है। देखो ये है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जा रही, ऐसे, ठीक है। तो दिशा कैसे हो गई, अगर ऐसे होता तो दिशा नॉर्थ और साउथ होती, लेकिन दिशा ऐसे हो गई है। तो इसका मतलब है कि हवा का नाम क्या है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, क्योंकि दक्षिण पूर्व से चल रही है, तो इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन बोलते हैं, ठीक है ना। अब याद रहेगा सबको। तो ये पवन क्या है, अपने कहाँ घूम जाती है, बाईं तरफ घूम जाती है, क्योंकि अगर हम यहाँ खड़े रहेंगे तो इधर की ओर मुंह करके, तो हमारा बायां यही है ना। तो दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवन क्या होती है बेटा, अपने बाईं तरफ घूम जाती है। अब हम आते हैं कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में धावा क्या हो, अगर हम यहाँ खड़े रहें और इधर की ओर मुँह करके खड़े रहें, तो हमारा दायां ये है, बायां ये है, उल्टा हो गया। अब हवाएं देखो कहाँ घूम जाती हैं, दाईं ओर ऐसे घूम रही, नहीं घूम रही है। और जब दाएं की ओर घूमेंगी, तो दिशा देखो इनकी चेंज हो गई कि नहीं हो गई है। देखो यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगी,
उत्तर पूर्वी, देखो ये उत्तर पूर्वी हुआ कि नहीं हुआ, ये उत्तर पूर्व हो गया। ये उत्तर पूर्व से चल रही हैं हवाएं ऐसे, ये है ना, ऐसे चल रही हैं ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। ठीक है, यहाँ तक तो हमें लगता है बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यह जो हवाएं घूमती हैं बेटा, जो पृथ्वी चलती है तो हवाएं जो ऐसे घूमती हैं, इसको हम एक शब्द यूज करते हैं, कोरेलिस बल। कोरेलिस फेरल नामक विद्वान ने खोजा था इसको, तो कोरेलिस नामक विद्वान ने भी इसको पहचान की थी, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, तो इसको हम कोरेलिस बल कहते हैं। तो याद रखना, ये बल बार बार आपको मानसून के समय भी यूज होगा, चक्रवात के समय भी ये शब्द यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जो हवा यहाँ बहुत, कोरेलिस बल है क्या, बहुत सिंपल है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो हवा जो ऐसे मुड़ जा रही है, इसी हवा के मुड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, कोरेलिस बल बोलते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक पवन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आप डिटेल में आप समझ भी गए होंगे कि व्यापारिक पवन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्यापारिक पवनों के बारे में। यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, और आपको जो है लगेगा कि जो है हमारे समझ में ये बातें आ रही हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा इसको देखिएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और जितना पढ़ेंगे, जितना सोचेंगे, उतना जल्दी है आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्या कह रहा है व्यापारिक पवनों के बारे में। अभी मैंने आपको समझा दिया पूरा व्यापारिक पवन, अभी हमें पढ़ रहा हूँ। लिख रहा है कि व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से भूमध्य रेखा निम्न दाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी पवन कहते हैं। ठीक है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है, ये देखो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है, ये भी वायुदाब है, और ये निम्न वायुदाब है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो हवा चलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन बोलते हैं। और दो पवन है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 30 से लेकर 5 उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये चलती हैं। मैंने बताया वही 5 और 10 के बीच से लेकर के 30 के बीच में ये हवाएं दोनों गोलार्धों में चलती हैं। इन्हें अंग्रेजी में ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड शब्द अंग्रेजी का नहीं अपितु जर्मनी भाषा का ये शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है, जर्मनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ट्रैक या निश्चित मार्ग। ये निश्चित मार्ग में चलती हैं, इसीलिए इनको हम ट्रैक बोलते हैं। तथापि ये व्यापारिक पवनों के नाम से भी जानी जाती, क्योंकि यहाँ व्यापार होता है तो इसलिए हम इनको व्यापारिक पवनों के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि व्यापार क्या होता, मतलब तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, हवाएं तेज चलती हैं और जो पानी के जहाज होते हैं उनको ये धक्का देती हैं, तो ये सहायता करती हैं व्यापार करने में, इसीलिए हम इनको व्यापारिक पवन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ जो वही सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया। देखो ये लिखा है कि इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर दिशा में चलना चाहिए। क्या था, उत्तर से दक्षिण चलना चाहिए, लेकिन फेरल के नियमानुसार कोरेलिस बल आ गया ना, कोरेलिस बल, क्योंकि पृथ्वी घूमती है के प्रभाव से ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर आ गया ना। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ती हैं, अपने दाहिनी ओर भी मुड़ता हुआ मैंने आपको दिखा भी दिया है और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा से चलती हैं, अतः इन्हें हम पूर्वा पवन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम पूर्वा पवन के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। व्यापारिक पवन को पूर्वा पवन भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब ये याद रहेगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने अभी समझाया भी है आपको कि ये क्या करती, दो दिशाओं में चलती हैं, इसीलिए इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ये देखो, ये दक्षिण पूर्व से चल रही है तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, ये उत्तर पूर्व से चल रही है तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। ये उत्तर पूर्व ये है और दक्षिण पूर्व ये है, यहाँ से चल रही है। ठीक है, इसलिए मैं दिशा बनाया है जिससे आपको समझ में बातें आए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लगभग 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण ये पवनें उत्तरोत्तर अधिक गर्म और शुष्क होती हैं। गर्म और शुष्क होती हैं तो ये क्या करती हैं, इसलिए पवनें वर्षा नहीं कराती हैं। पवनें वर्षा नहीं कराती, लेकिन जैसे ये सागर पर पहुंचती हैं तो वाष्पीकरण करती हैं और तब वर्षा कराती हैं। देखो लिखा है, लेकिन परंतु जब किसी महासागर को पार करके महाद्वीप पर पहुंचती हैं तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में खूब वर्षा करती हैं, लेकिन ये पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा नहीं करती हैं। कैसे होता है ये समझ लेना सब लोग। ठीक है, देखो ये बात क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्थल है और ये है सागर है,
तो जब सागर, ये हवा जब चलती है सागर से स्थल की ओर, वही बात कर रहा है ना ऊपर, स्थल से, ये सागर से जब स्थल की ओर हवा चलती है तो चूंकि हवा कैसी है बेटा, गर्म है, तो ये वाष्पीकरण करती है कहाँ, सागरों में, और आती है और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में टकरा के खूब वर्षा करती है। लेकिन पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं हो पाती क्योंकि इसमें नमी की मात्रा क्या हो जाती है, हवाओं में समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे वर्षा ना हो करके यहाँ वर्षा नहीं होती है पश्चिमी भाग में, और पूर्वी भाग में खूब वर्षा करती है। कौन, यही व्यापारी पवनें। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में व्यापारी पवनें ठंडी समुद्र धाराओं के संपर्क में आने के कारण वर्षा नहीं करती हैं। अगर कहीं पे ठंडी जल धाराएं हैं तो वहाँ ये वर्षा नहीं करती हैं क्योंकि वहाँ वाष्पीकरण होगा नहीं। भूमध्य रेखा के निकट दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनें आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं। कैसे, मैंने उस दिन भी बताया था, मैं फिर समझाता हूँ इसको। क्या कह रहा है कि जैसे जब पोल पे पहुँचती हैं, यहाँ देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये है आपका विषुवत रेखा, हवाएं ऊपर उठी, ऐसे ऊपर उठी, और जब उठती हैं ऊपर तो वाष्पीकरण करती हैं और बादल का निर्माण करती हैं और वहीं पर वर्षा कर देती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संवहनीय हवा पवन, संवहनीय वर्षा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा पर जब हवाएं आपस में मिलती हैं, ठीक है, वो हवाएं जब आपस में मिलती हैं तो क्या करती हैं, ये जो है खूब घनघोर वर्षा ये करती हैं। ठीक है ना। इसके बाद में ये देखो घनघोर वर्षा ये करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बादल बनता है और यहीं पर वर्षा होने लगती है। तो ये भूमध्य रेखा में इसीलिए उन क्षेत्रों में क्या है, बहुत घनघोर वर्षा होती है और घने बन पाए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा बरसता है। ये पवनें अस्थायी और सुनिश्चित रूप से सुनिश्चित पथ पर चलती हैं और इनका वेग 15 से 25 किलोमीटर की गति के लगभग होता है। ठीक है। इसके अलावा इनका जो अधिक विस्तार होता है वो महासागरों पे अधिक होता है, महाद्वीपों पे कम होता है, क्योंकि महाद्वीप क्या होता है, पर्वत है, पठार है, तो रोक लेते हैं। लेकिन जो सागर होता है वो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हवाएं तेजी से खूब चलती हैं। ठीक है, तो इनका विस्तार महासागरों पर ज़्यादा होता है। दूसरा, हिंद महासागर में ये पवनें मानसूनी पवनों में पंडित हो जाती हैं। जो हमारे यहाँ मानसून आता है उसके पीछे व्यापारिक पवनों का ही योगदान है, लेकिन कैसे योगदान है इसको हम कल वाले क्लास में बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, मानसून जब पढ़ाएंगे तब। ठीक है। अब ये व्यापारिक पवन समझ में बिल्कुल आपको आ गया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पछुआ पवनों की। पछुआ पवनें किसे कहते हैं, पहले हम आप लोग को एक मैप दिखा देंगे, तब आपको समझ में बिल्कुल एक चीज़ आ जाएगा। ठीक है। देखो पहले पछुआ पवनें कैसे चलती हैं, पहले इनको देख लो, इनकी दिशा को समझ लो। ठीक है, पछुआ पवनें कैसे चलती हैं, पहले इनकी दिशा को समझना है और फिर हमें यहाँ पे बात करनी है एक एक करके। ठीक है, देखो ध्यान से। यहाँ देखो, ये विषुवत रेखा में यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। तो यहाँ से जो ऐसे पवन जो चलती है उसको तो हम व्यापारिक पवन बोलते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन जो इसके अपोजिट चलती हैं, दूसरी दिशा में हवा चलती हैं दोनों गोलार्धों में, उनको हम पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो जब हवाएं इधर देखो, बहुत ध्यान समझना, अपने आप समझ में बिल्कुल आ जाएगा ये। देखो ध्यान से बेटा सब लोग, देखो ध्यान से, जब ये व्यापारी यहाँ से हवाएं चलती हैं व्यापारिक पवनें ऐसे, तो ये व्यापारिक पवनें ऊपर उठती हैं, ऐसे ऊपर उठी और ठंडी होकर के यहाँ गिरती हैं, इधर ठंडी होकर के यहाँ गिरती हैं। तो जब हवाएं यहाँ गिरती हैं तो एक तरफ इधर भागती हैं क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है, तो एक अपोजिट भागती हैं ऐसे। जैसे हवा अगर यहाँ गिरती है तो गिरने के बाद ऐसा नहीं कि एक इधर हवा इधर गिरे एक इधर भागे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है तो एक हवा ऐसे भागती है और एक हवा कैसे भागेगी, उसी ठीक अपोजिट। यहाँ हवा गिरी तो एक तो ये हवा इधर जा रही है और फिर ऊपर उठ रही है ऐसे। तो हवा जब गिरेगी तो दोनों दिशाओं में भागेगी ना, इधर भी और इधर भी, इधर भी इधर भी, इधर भी इधर भी। तो देखो इनकी दिशा क्या हो गई, इनकी दिशा व्यापारिक पवनों की अपेक्षा चेंज हो गई। देखो ध्यान से, तो देखो ये जो है कैसे चल रही है, दक्षिण पश्चिम से चल रही हैं, इधर से दक्षिण पश्चिम चल रही हैं, तो नाम क्या पड़ गया, दक्षिण पश्चिमी पछुआ पवन। ठीक है, और ये दिशा देखो उत्तर पूरब, ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम से चल रही हैं, तो इनका नाम क्या हो गया, उत्तर पश्चिमी पछुआ पवन। ठीक है, तो दिशाओं के अनुसार इनका नाम चेंज हो जाता है और ये ऐसे चलती है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो चक्रवात आते हैं, शीतोष्ण चक्रवात, उनको उत्पन्न करने में इन्हीं का योगदान होता है, पछुआ पवनों का।
ठीक है। पछुआ पवनों का हमारे यहाँ भी वर्षा होती है, इसके बारे में कल मैं बताऊंगा मानसून, तो समझ में ज़्यादा आएगा आपको, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं कुछ और चीज़ें इसमें आपको बताना है मुझे, लेकिन पहले और पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है। और देखो मैंने समझा दिया है बिल्कुल, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक की दिशा ऐसे है तो एक की दिशा ऐसे अपोजिट रहेगी, क्योंकि हवाएं यहाँ ऊपर से गिरती हैं तो दोनों दिशाओं में भागती हैं ऐसे, तो इसीलिए एक की दिशा इस तरफ हवा की, एक की दिशा उस तरफ, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है इसी कारण से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है पछुआ पवनों के बारे में पढ़ते हैं। लिख रहा है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की मेखला में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की मेखला की ओर चलने वाली पवनों को पछुआ पवने कहते हैं। वही ऊपर लिखा है लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवने 30 से 40 अक्षांश से लेकर के 60 से 66.5 अक्षांशों के बीच ये चलती हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये हवा उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है, जो वहाँ लिखा हुआ है मैं बोल रहा हूँ। ये उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, दक्षिण पश्चिम से कहाँ, उत्तर पूरब की ओर, और ये उत्तर पश्चिम से कहाँ चलती हैं, दक्षिण पूरब की ओर। वही बात वहाँ ऊपर लिख रहा है, ठीक है ना। दिशा समझ में आपको आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है। सारा खेल दिशाओं का ही है, ठीक है। आगे प्रायः शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में शीतोष्ण में चलती हैं। ये ना तो इनकी प्रवाह गति एक सी होती है और ना ही ये संबंधित मौसम को शांत कर पाती हैं, शांत रहता है। जहाँ चलती हैं मौसम क्या होता है, शांत नहीं रहता है, बल्कि वो क्या करती हैं, मौसमी परिवर्तन लाती हैं, और उसे हम कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात। तो शीतोष्ण चक्रवात जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल ये और डिटेल में आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ गौर करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज़्यादा होता है, तो वहाँ तो ये पवने महाद्वीपों से टकराती हैं, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में पवने क्या होती हैं, महाद्वीपों से नहीं टकराती हैं, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में स्थल कम होता है। तो देखो लिखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये 40 से 60 अक्षांशों के बीच स्थल खंड न होने के कारण, स्थल खंड मतलब लैंड नहीं है, वहाँ सागर है, न होने के कारण पवनों के प्रवाह गति में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है, क्योंकि स्थल होगा नहीं तो कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। इन अक्षांशों के बीच फैले विशाल सागरों पर पवनें ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में समान रूप से प्रचंड गति से बहती हैं, और यहाँ के प्रचंड वेग के कारण ही इन अक्षांशों के अनुसार इन हवाओं के नाम चेंज हो जाते हैं। कैसे, गौर करना। पहले इसको मैं पढ़ देता हूँ, तब समझ में आपको आएगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है कि गरजते 40, वीर पछुआ पवने, प्रचंड 50 और चीखती 60। ये है क्या, इन नाविकों द्वारा नाम दिया गया। ये होती क्या है, बहुत आसान है, अभी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। गौर करना। देखो ये पहली चीज समझ लेना कि ये है आपका नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में स्थल बहुत ज़्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल क्या है, कम है, वहाँ सागर ज़्यादा है। तो याद रखना, जब ये पवनें चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो बीच बीच में महाद्वीपों से रुकती जाती हैं, पर्वत पठार से टकराती हैं, तो इनकी गति क्या हो जाती है, कहीं कम हो जाती है, कहीं ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं तो यहाँ पे स्थल नहीं है, सागर है, तो इनकी गति क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैसे, यहाँ गौर करना। जैसे यहाँ 40 अक्षांश की रेखा खींची गई है, यहाँ 50 अक्षांश की रेखा खींची गई है, और यहाँ 60 अक्षांश की रेखा खींची गई है। याद रखना, जब ये पवन ऐसे चलती है 40 अक्षांश पे पहुँचती है, बहुत ध्यान समझना, जब ये पवन 40 अक्षांश पे पहुँचती है तो उसको चालीसा कहा जाता है, क्योंकि उस गरजती चालीसा, क्योंकि वो गरजते हुए चलती है। गरज जैसे बादल गरजता है, वैसे ही हवा गरजते हुए चलती है, लगता है कि जो है बहुत कहीं तूफान आने वाला है, बहुत स्पीड में चलती है 40 अक्षांश पे। तो उसका जब ये 40 अक्षांश पे पहुँचती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, गरजती चालीसा, गरजने लगती है ऐसे। लेकिन जब ये 50 पे पहुँचती है, 50 अक्षांश पे पहुँचती है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, प्रचंड 50। क्या हो जाता है, प्रचंड 50। उसकी गति और बढ़ जाती है 50 अक्षांश पे। लेकिन जब 60 अक्षांश पे पहुँचती है, तीसरे वाली लाइन पे पहुँचती है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, चीखती 60। मतलब क्या, अब इसकी गति अनलिमिटेड है, चीखते हुए चलती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चीखती 60, ठीक है। तो एक बार गरजते हुए 40 अक्षांश पहुंची तो 40, 50 से पहुंची तो 50, और 60 पे पहुंची तो 60।
इस हवाओं का नाम रखा गया है। इन्हीं किस हवाओं का? तो उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनों का। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ऐसा नाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्थल है तो टकराते रहते हैं, इसलिए वहाँ गति कम हो जाती है। लेकिन यहाँ गति क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? पछुआ पवनें गर्म अक्षांशों से गर्म जलधाराओं के सागरों को ठंडे सागरों की ओर बहाती हैं। जो ये जलधाराएं, ये हवाएं होती हैं, मैंने बताया था कि यहाँ जो जलधाराएं चलती हैं उनको ढकेलती हैं। तो जलधाराओं को चलाने में भी इनका क्या होता है? इनका विशेष योगदान होता है। ठीक है, इसके अलावा मार्ग में ये क्या करती है? मार्ग में काफ़ी नमी लेकर आती हैं। शीतलता पाकर पश्चिमी तट के पास ये खूब वर्षा करती हैं। याद रखना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ये है, देखो ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है यूरोप। तो जब हवाएं से चलती हैं तो यूरोप से के पश्चिमी क्षेत्र में टकराती हैं और वाष्पीकरण करते हुए चलती हैं, तो ये खूब वर्षा करती हैं, इन क्षेत्रों में खूब वर्षा करती हैं। ठीक है ना, कहाँ खास करके? खास किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है कि जो है महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा करती हैं और पूर्वी तट पर शुष्क रहता है, मतलब पूर्वी तट पर वर्षा नहीं करती। अब देखो दो चीज अंतर मैंने बताया अभी कि व्यापारिक पवनें जो होती हैं ये पूर्वी क्षेत्र में वर्षा करती हैं। मैंने भी बताया था ना आपको मैं कि किसी भी महाद्वीप के क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में जो वर्षा करती हैं वो कौन सी पवनें होती हैं? व्यापारी पवनें होती हैं। और किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तरफ वर्षा जो करती हैं वो कौन सी पवन होती हैं? पछुआ पवनें होती हैं। तो वर्षा कराने में इनका बड़ा योगदान होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और इन्हें हम ये क्या कहते हैं? ये पौने जो है सर्दियों में जो वर्षा कराती है तो उनको हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। भूमध्य सागर क्षेत्र में ऐसी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है इसी पवन के कारण, इसलिए इसको हम भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जानते हैं। कल जब मैं मानसून पढ़ाऊंगा तो इस भूमध्य सागर के बारे में जो बताऊंगा तो अब आपको डिटेल से अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं तीसरा, ध्रुवीय पवनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्रुवीय पवन कहाँ पे चलती हैं? तो बिल्कुल ध्रुव से चलती हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है? ध्रुवीय पवन पड़ जाता है। ठीक है ना, देखो यहाँ ध्यान से, ये देखो ध्रुव से चलती हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है, ध्रुव पे क्या है? हाई प्रेशर है। और ध्रुव से चलती हैं और यहाँ लो प्रेशर है, तो ध्रुव से चलती हैं ऐसे, तो नाम क्या पड़ गया? ध्रुवीय पवन। लेकिन इसकी दिशा कैसे है बेटा? उत्तर पूर्वी है, तो उत्तर नाम क्या पड़ गया? उत्तर पूर्वी ध्रुवीय पवन, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दक्षिण पूर्वी ध्रुवीय पवन, क्योंकि ऐसे चलती हैं तो दिशा चेंज हो गई, तो नाम क्या पड़ गया? दक्षिण पूर्वी ध्रुवीय पवन। ठीक है ना, अब पढ़ देते हैं इनके बारे में, ये है क्या? देखो ध्यान से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। इन पवनों की वायु राशि अत्यधिक ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ बर्फ होती है। ये क्षेत्र, ये हवा क्या होती है? बिल्कुल ठंडी हवा होती है, यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या हो जाती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिण गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। वही मैं आपको बता दिया है। ठीक है, और कम तापमान के क्षेत्रों से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर प्रभावित होने के कारण ये प्राय शुष्क होती हैं। क्योंकि ये शुष्क इसलिए होती है क्योंकि इनमें नमी धारण की क्षमता नहीं होती, क्योंकि ये गर्म नहीं होती है ना। तो देखो जब यहाँ से हवा चलती है ऐसे, तो ये हवा क्या होती है? ठंडी होती है। यहाँ बर्फ है, अत्यधिक ठंडी होती है, तो इसलिए शुष्क हवा होती है, इसमें कोई नमी नहीं होती है। नमी किसमें होती है? जो गर्म हवा होती है, तो उसमें जो है नमी धारण की क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्रुवीय पवन, ये आपको समझ में आ गया होगा ध्रुवीय पवन क्या होती है। तो याद रखना कि हमारे पृथ्वी पर 3 पवन चलती है, व्यापारिक पवन, ठीक है, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। तीनों के बारे में मैंने बता दिया है, कैसे चलती हैं, कैसे उनकी दिशा चेंज हो जाती है, मैंने एक करके आपको बताया है। आप इस वीडियो को बार बार देखते रहना और आपको चीज़ें बिल्कुल याद होती चली जाएंगी। ठीक है, अब देखना यहाँ पे जो ये पवनें चलती हैं, जैसे यहाँ पर व्यापारी पवन है, ये पछुआ पवन है और ये ध्रुवीय पवन है। ये एक सेल बनाती हैं, ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती है, ऊपर उठती है नीचे गिरती हैं, तो एक निश्चित मार्ग में बहती हैं, इसलिए एक सेल का निर्माण करती हैं, एक चक्र का निर्माण करती हैं। कैसे? देखो ध्यान से, जब ये हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर आती हैं ऐसे, तो ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद ये फिर गिरती हैं कहाँ? इस हाई प्रेशर पे और इस हाई प्रेशर पे। तो ये गिरी और फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गिरी, ऐसे चल रही हैं। देखो यहाँ पे गिरी हैं, ऐसे चल रही हैं,
तो एक साइकिल बना रही हैं। देखो ये साइकिल बन रहा है नहीं बन रहा है, ये गोल गोल। तो इस पवन यहाँ ऊपर उठी नीचे गिरी, ऊपर उठी ठंडी होकर फिर नीचे गिरी, फिर यहाँ आई, फिर ऊपर उठी फिर नीचे गिरी। तो एक साइकिल चलता रहेगा। तो इस साइकिल जो चल रहा है इसकी खोज किसने किया था? हेडली नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए इसको हम हेडली सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? हेडली सेल कहते हैं। देखो फिर से बता देता हूँ, यहाँ से हवा आई, यहाँ से हवा आई, ऊपर उठी नीचे गिरी, यहाँ ऊपर उठी नीचे गिरी, और फिर ऐसे आ रही है। देखो यहाँ भी ऐसे आ रही है। तो चक्र चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इसको, इन दोनों सेल को हम क्या बोलते हैं? हेडली सेल बोलते हैं। हेडली नामक विद्वान ने खोजा था। यहाँ देखो हवा क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर से हवा जब ऊपर उठती है तो हाई प्रेशर की ओर गिरती है। ऐसे ऐसे गिरी, फिर यहाँ गई, फिर ऊपर उठी, फिर यहाँ गई। तो ये भी एक चक्र बन रहा है। तो इसको फेरेल नामक विद्वान ने खोजा था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फेरेल कोशिका कहते हैं। फेरेल कोशिका बन रही है देखो ये, और ये हेडली कोशिका बन रही है। और यहाँ हवा ऊपर उठ रही है, फिर यहाँ गिर रही है, फिर आ रही है, फिर ऐसे जा रही है। तो एक साइकिल पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसे। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। तो ये हवाएं जो होती हैं, ये पवन जो होती है, 3 कोशिका बनाती है हमारी पृथ्वी पर। एक कौन सी? एक हेडली कोशिका, एक फेरल कोशिका, एक ध्रुवीय कोशिका। 3 तरह की कोशिकाओं का यह निर्माण करती हैं। ठीक है ना, इसीलिए तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे बनाया है। तो पूछा जाए अगर एग्जाम में कि हेडली कोशिका किससे बनता है, तो व्यापारिक पवनों से। फेरल कोशिका किससे बनती है? पछुआ पवनों से। और ध्रुवीय कोशिका किससे बनती है? ध्रुवीय पवनों से। ठीक है ना, तो ये बहुत, इसीलिए मैं बना के इसको समझाया है। और ये बहुत आसान भी है, बहुत कठिन नहीं है। इसको थोड़ा बार बार आप देखते रहेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं सन्मार्गी पवनों की ओर, सामयिक पवनों की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम मौसमी पवनें भी कहते हैं। हम उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, गौर करना, जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार विपरीत हो जाती है उन्हें हम सामयिक पवनें कहते हैं। सामयिक पवनें जो कितने प्रकार की होती हैं? तो मानसूनी पवनें, स्थलीय और सागरीय समीर पवन और घाटी समीर। ठीक है, पर्वतीय और घाटी समीर। तो मानसूनी पवनें क्या होती हैं इसके बारे में तो मैं कल बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत छोटा सा लिखा है और मुझे बहुत डिटेल में बताना है इसको, मानसूनी पवनों को। तो इसलिए कल इसकी चर्चा मैं अच्छे से करूँगा। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं स्थलीय समीर की। बात करते हैं स्थलीय समीर। और याद रखना बेटा, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि स्थलीय समीर उसे कहते हैं जो अपनी दिशा जिस दिशा में चलती हैं उन्हीं को हम स्थलीय पवन कहते हैं। जैसे यहाँ गौर करना, पढ़ दूंगा पर समझ लेना, ये मैप को समझाता हूँ पहले मैं आपको। देखो ध्यान से देखना। जैसे ये स्थलीय पवन है, जब ये स्थल से सागर की ओर चलती है तभी हम इसको क्या कहते हैं? स्थलीय पवन। लेकिन अगर ये सागर से स्थल की ओर चलती तो इसको क्या कहते हैं हम? सागरीय पवन। ठीक है, लेकिन ये पवन कैसी है? स्थल। और चलती कब है? तो ये रात में चलती है। कब चलती है? रात में चलती है। स्थल से जब पवन सागर की ओर चलती है तो उसे हम रात में पवन कहते हैं, वो रात में चलती है। अब चलती कैसे है, ध्यान देना। सारा खेल वही लो प्रेशर हाई प्रेशर का है, तापमान का है सारा खेल। ठीक है, सारा खेल किसका है? लो प्रेशर और हाई प्रेशर का। बहुत ध्यान समझना बेटा। देखो, पानी जो होता है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, लेकिन जो स्थल होता है वो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि चट्टानें होती हैं, कण होते हैं, तो ये क्या होते हैं? जल्दी ठंडा हो जाते हैं और जल्दी गर्म हो जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान गौर करना। अब ध्यान देना सब लोग। जैसे ये है, रात में क्या होता है? रात में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे ठंडी हवा है, तो यहाँ क्या बन गया? हाई प्रेशर। लेकिन जल पूरा दिन जल गर्म रहता है, तो रात में जल गर्म ठंडा नहीं हो पाता। मैंने अभी क्या बताया? जल देर में ठंडा होता है और देर में गर्म होता है, तो जल क्या रहता है? गर्म रहता है। तो यहाँ क्या बन जाता है? लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ चलती है? लो प्रेशर की ओर। तो ये जब स्थल से हवा सागर की ओर चलती है तो वर्षा नहीं कराती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण नहीं होता है। लेकिन जब हवा यही ऊपर उठती है और फिर आकर के स्थल की ओर आती है, ऐसे तो चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो सारा खेल किसका है? तापमान का है। लेकिन सागरीय समीर किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जब हवा सागर से स्थल की ओर चले तब उसको हम क्या कहते हैं? सागरीय समीर कहते हैं। सागरीय समीर दिन कब चलती है? तो दिन में चलती है। कैसे? अब यहाँ गौर करना। देखो, जब पूरा रात हुआ तो सुबह हो गया। सुबह के समय क्या हुआ? 9-10 जब बजा तो स्थल क्या हो गया? गर्म होने लगा।
तेजी से, क्योंकि स्थल पे क्या चट्टाने हैं तो तेजी से गर्म होने लगा स्थल। और जब स्थल गर्म होने लगा तेजी से तो उस दौरान पूरी रात में सागर क्या हुआ, ठंडा हो गया। तो सागर में क्या बना, हाई प्रेशर, और यहाँ क्या बन गया, लो प्रेशर। अब हवा सुबह सुबह कहाँ चलना शुरू करेगी सागर से स्थल की ओर, ऐसे। तो देखा होगा समुद्र, मुंबई में, गोवा में लोग समुद्र किनारे घूमने जाते हैं, तो देखा होगा क्यों घूमने, और मौसम सुहाना होता है, हल्की ठंडी ठंडी हवा लगती है, क्यों, क्योंकि हवा सागर से कहाँ चल रही है, स्थल की ओर, तो ठंडी हवा लगती है चेहरे पर, तो लोगों को सुहाना मौसम लगता है, इसलिए लोग वहाँ सुबह घूमने जाते हैं। ठीक है ना। अब इसका यूज कौन करता है पहले समझा देता हूँ मैं, फिर उसको पढ़ता हूँ। ठीक है, इसका यूज कौन कौन करता है, तो इसका याद रखना बेटा, इसका यूज करते हैं व्यापारी लोग जो मछुआरे होते हैं। ठीक है, देखो मछुआरे जो क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं, देखो बहुत आसान है। हवाओं का यूज कौन करता है, मछुआरे करते हैं। कैसे, ध्यान देना। रात में मछुआरे क्या होता है, अपन नाव लेते हैं यहाँ खड़ी करते हैं नाव। अब हवा कैसे चल रही है, स्थल से सागर की ओर, तो हवा क्या करती है, जहाज को ढकेलते हुए, पानी के, वो मछली के जहाज को ढकेलते हुए कहाँ ले जाती है, सागर में। ये पूरी रात मछली पकड़ते हैं, और सुबह के समय हवा कैसे हो गई, सागर से स्थल की ओर। अब नाव घुमा लिया और नाव लेके सीधे चले आए, हवा घूम खींचते हुए लेके चली आई और कहाँ पहुंचा दिया, स्थल पर। अब यहाँ स्थल पे पहुंच गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, और फिर हम पहुंच गए यहाँ, और मछली उतर के पूरा मछली मार्केट दिन में लग जाता है। ठीक है ना, आप समझ में आ गया। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सागरीय पवन, एक को कहते हैं स्थलीय पवन। ठीक है, अब समझा देता हूँ इसको। देखो लिखा है रात के समय, वही समझना क्या है, मैं समझा दिया, आपको पढ़ लेना, एक बार पढ़ देता हूँ। देखो लिखा है रात के समय स्थल, इसके समय स्थल भागों में तापमान की कमी और समुद्री भागों में तापमान की अधिकता के कारण स्थलीय भाग में अधिक वायुदाब और समुद्री भाग में न्यून वायुदाब रहता है। इस कारण प्राय समुद्री तटों पर सूर्यास्त के समय 8 बजे स्थल की ओर से हवाएं समुद्र की ओर चलने लगती हैं। इसको स्थलीय समीर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्थलीय समीर कहते हैं। ठीक है, और ये समीर जलीय समीर की अपेक्षा समीर क्षीण होती है, कमजोर होती हैं, ये हवाएं सूक्ष्म होती हैं, क्योंकि हमें नमी की मात्रा नहीं हो पाती है। ठीक है, यही वो बात लिखा है। सागर समीर क्या कह रहा है कि दिन के समय सूर्य की गर्मी से स्थल भाग जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, तथा जल भाग का कम तापमान होने से अधिक वायुदाब स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप दिन में सागर से स्थल की ओर पवनें चलती हैं। ये पवनें 15 से 10, ये दिन के 10 बजे से सूर्यास्त तक चलती हैं। ठीक है, और इनसे वर्षा होती है कहाँ पर, तटों पर, और कभी कभी वर्षा 50 से 65 किलोमीटर स्थल के अंदर तक हो जाती है। यहाँ तक वर्षा हो जाती है अंदर तक, क्योंकि ये वाष्पीकरण करती हैं, आती हैं, वाष्पीकरण करती हैं, बादल बनाती हैं, वर्षा करती हैं। ठीक है, तब समझ में आ गया स्थलीय समीर और सागर समीर किसे कहते हैं, और ये वर्षा कराने में इनका योगदान होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्थानीय पवनें होती हैं, पहले उनकी चर्चा कर देते हैं। एक यहाँ पे पर्वतीय और घाटी समीर मैंने नहीं बताया है, तो कल इसकी चर्चा मैं आप लोगों से कर दूंगा क्लास में जब शुरू होगी तभी, कि यहाँ पे नोट्स में नहीं आ पाया है किसी तरह से, कोई कारण से, तो मैं उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं अस्थानीय पवनों की। ये किसी खास स्थान पे चलती हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, अस्थानीय पवन कहते हैं। तो जैसे एक चिनूक है, तो ये उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पे चलती है। फान है, ये आल्पस पर्वत पे चलती है। सिमुक है, सहारा मरुस्थल में। खमसिन है, मिस्र में। और हमरसन और सिराको। तो ये नीचे जो दिया है इनको याद आपको नहीं करना है, ये कभी ना पूछा गया है आपसे, ना पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ लिस्ट में था तो दे दिया हूँ। आपको केवल इतना याद रखना है, ये गर्म हवाएं हैं और ये ठंडी हवाएं हैं। तो स्थानीय पवनें 2 तरह की होती हैं। जैसे हमारे यहाँ लू चलती है, तो लू कैसी हवा है, गर्म है। ठीक है, उसी तरह से ये पवनें हैं। तो चिलुक जो चलती है वो रॉकी पर्वत पे चलती है, और वहाँ पर गर्म पवनें होती है, तो बर्फ़ पिघला देती हैं। फॉन कहाँ चलती है, आल्पस पर्वत पर। सिमुम कहाँ चलती है, सहारा में। खमसिन कहाँ चलती है, मिस्र में। हमस्टन कहाँ चलती है, सहारा में। और सिराको उत्तरी अफ्रीका में चलती है, सिराकी इटली तक चलती है। और इसको हम खूनी वर्षा के नाम से भी जानते हैं। किसको, सिराको को जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये उत्तरी मरुस्थल, जब मरुस्थल से चलती है तो लाल मिट्टी उड़ाते हुए चलती है। ठीक है, और जब वहाँ वर्षा कर देती है तो वो वही मिट्टी पानी के साथ नीचे गिरता है, तो रेड गिरता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं खूनी वर्षा। ठीक है, तो सिराको खूनी वर्षा भी करती है, ये बात याद रखना। ठीक है, उसी तरह कुछ ठंडी हवाएं भी होती हैं, जैसे मृष्टल
फ्रांस और रोम में चलती है। बोरा एड्रियाटिक सागर में चलती है। वुहान रूस में चलती है। बाकी और इन सबको याद करना नहीं है। एक बिल्डन याद करना है आपको, और एक आपको याद करना है बिलीबिली। ये देखो ऑस्ट्रेलिया में चलती है बिलीबिली, ये आपको याद करना है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ठीक है, सबका मैप यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे चिनूक चल रही है, यहाँ पे देखो चिनूक चल रही है ना, यहाँ देखो फिर यहाँ पे यह सिराको चल रही है, यहाँ सिमुक चल रही है, और इंडिया में देखो लू चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूगा चल रहा है। तो सारे पवनों का नाम दे दिए, फन चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये स्थलीय समीर हैं, ये एक खास मौसम में खास क्षेत्र में चलती हैं। ठीक है ना, इसीलिए इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है ना, याद रखना। अब हम बात करते हैं थोड़ा मानसून की, ये लू की बात कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ लू चलती है, लू जो है ये ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ उष्ण प्रदेशों में बहने वाली शुष्क हवाओं को लू कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में ये लू के नाम से जानी जाती है। और ये लू जो है अति क्या है, अति तप्त हवा होती है, बहुत तेज चलती है ये। ठीक है, इसका तापमान कितना होता है, तो इसका तापमान 38 सेंटीग्रेड से लेकर 49 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। इस प्रकार की हवा उत्तरी भारत में मई के अंतिम माह से जून के अंतिम सप्ताह तक चलती है। तो देखा होगा इस समय लू खूब चल रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो है ये लू जो है हमारे देश में चलती है, और कहाँ से कहाँ चलती है अभी मैप आपको दिखाता हूँ। ये है, देखो लू का मैप है ये। तो जैसे ये लू क्या है, एक स्थानीय पवन है, गर्म पवन है, और ये चलती कहाँ से है, तो थार मरुस्थल में पाकिस्तान से चलती है ये, और ये बांग्लादेश तक जाती है। तो पाकिस्तान से चलती है और बांग्लादेश तक आती है, तो इसका प्रभाव हमें कहाँ तक दिखता है, बांग्लादेश तक दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये पवन जो है यहाँ से यहाँ तक चलती है। लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, दिल्ली से लेकर के पटना के बीच में। दिल्ली से लेकर पटना के बीच में ये पवन बहुत तेज चलती है। और देखा होगा उत्तर भारत में कभी कभी आंधियाँ बहुत आती हैं। तो आंधियाँ आने का भी कारण क्या है, लू होता है। अचानक कहीं लो प्रेशर क्रिएट कर देती हैं, कहीं पे हाई प्रेशर कर देती हैं, और वहाँ पे खूब तेज़ी से आंधी आती है, तूफान आता है, और साथ में वर्षा भी होती है। ठीक है ना, तो याद रखना, कुछ चीज़ें बता देता हूँ लू के बारे में। जैसे यहाँ लिखा है कि लू जो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है लू की, तो यह दिल्ली से लेकर के पटना तक इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यह शुष्क और गर्म पवन है, और यह पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक ये चलती रहती है। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या होता है, तो अत्यधिक गर्म होती है। और ये कैसे चलती है, तो पश्चिम से ये पूरब की ओर चलती है। पश्चिम से इसकी दिशा क्या होती है, पूरब की ओर होती है। कैसे ये चलती है, अब यहाँ गौर करना, बहुत ध्यान समझना। जो धरातल होता है, ये देखो ये धरातल है, ये थार रेगिस्तान है या बालू ज़्यादा है। तो बालू कहा जाता है कि बालू के क्षेत्र में, रेगिस्तान के क्षेत्र में आप दिन में तो इतनी गर्मी पड़ती है लेकिन आप बर्दाश्त कर सकते हैं किसी तरह से, लेकिन रात में जो बालू के कण होते हैं वहाँ से ऊर्जा रिलीज हो जाती है और अत्यधिक ठंडा हो जाता है मरुस्थल। ठीक है, तो जब अत्यधिक सुबह सुबह ठंडा रहेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। और सूरज कहाँ निकलता है, इधर की ओर। तो जब सूरज की रोशनी यहाँ पड़ेगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ भागेगी, लो प्रेशर की ओर। तो पूरा दिन चलती है। देखा होगा कि लू जो होती है वो 10-11 बजे इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, 12 बजे और स्पीड तेज़ हो जाती है, 1 बजे और हो जाती है, 2 बजे थोड़ा सा कम होती है, 3 बजे और स्पीड कम होती है, 4 बजे जो है बिल्कुल शांत हो जाती है। तो ये 4-5 घंटे के लिए चलती है, बहुत तेज़ चलती है लू, और ये पूरे उत्तर भारत में मौसम को प्रभावित करती है, बहुत गर्मी ला देती है। ठीक है ना, तो याद रखना ये जो लू है ये मानसून से पहले चलता है और मई से लेकर जून के महीने में ये चलती है। पाकिस्तान से लेकर के ये बांग्लादेश तक चलती है। इसका प्रभाव जो है जो दिल्ली से लेकर पटना के बीच ज़्यादा देखा जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है ना, तो आज क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे। ठीक है, मैंने आपको चीज़ें बिल्कुल बता दी हैं कि छोटी छोटी बातें भी मैंने आपको बता दी हैं जिससे कहीं कोई आपको डाउट ना रहे। ठीक है, तो बाकी घाटी और स्थलीय समीर के बारे में मैं बता दूंगा। ये कुछ पौने हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने जो जो बताया था मैंने आपको वो याद रखना पड़ेगा कि वो कहाँ चलती हैं। मैप मैंने दिखा दिया है तो आपको ये याद हो जाएगा बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये एक गर्म होती हैं, ठंडी होती हैं, और ये एक जो है खास मौसम में चलती हैं। जैसे चिनूक जो है ना, ये उत्तरी अमेरिका में चलती है, मैंने बताया भी था पास के मैदान में जब पढ़ाया था तो वहाँ चलती है। ठीक है, और ये फान है, फान कहाँ चलती है, आल्पस पर्वत पे, तो वो बर्फ़ पिघला देती है, तो इसलिए वहाँ अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा होती है। गर्म हवा है तो बर्फ़ पिघला देती है। तो कुछ ये प्रमुख गर्म पौने हैं, इनको आपको याद रखना है, और कुछ ठंडी पौने हैं, इनको आपको याद रखना है बस। ठीक है ना, कहाँ चलती हैं, उनके नाम क्या है, बस इतना ही।
ठीक है ना। तो आज क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं बेटा, फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं मानसून के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।